मतलब जो 1 करोड़ लगा के रेगुलर इनकम भी ले ली 60,000 महीना 20 साल में, और पैसा भी 15 गुना बना 15 लिया। करोड़ रुपए बन तो गया ये उनका। बहुत ही अच्छी रिटर्न बनी। इतनी तो मुझे नहीं लगता प्रॉपर्टी में भी बनती होगी। 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना में 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस करवाओ। म्यूचुअल फंड तो प्योर इन्वेस्टमेंट है एक तरह की आपकी। LIC में किस किस टाइप के प्लान्स होते हैं, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताएं तो अच्छा होगा। मैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ। 85 से मैंने ये काम शुरू किया था। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो टर्म इंश्योरेंस ज्यादा कराती है। लेकिन एक चीज और आती है टीवी में कि इसके जो उतार चढ़ाव होते हैं, जोखिम होते हैं, उनको भी ध्यान से पढ़ लें। हेलो फ्रेंड्स, CFP पुनीत नागपाल चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला पॉडकास्ट है जिसके गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं, मेरे फादर मिस्टर KL नागपाल, जो पिछले 40 साल से एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र हज़ारों परिवारों को सर्व कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस पॉडकास्ट में हम मेन मुद्दा जो हमारा है वो LIC और म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा कंपेयर करने का है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि LIC के बारे में आप बताइए कि LIC और म्यूचुअल फंड में मोटा मोटा क्या डिफरेंस होता है। LIC तो एक ये है कि जैसे इंश्योरेंस होता है, जैसे मेडिक्लेम कराते हैं या गाड़ियों का बीमा कराते हैं, ऐसी ये लाइफ इंश्योरेंस होता है। जैसे अब आप अपनी कार का इंश्योरेंस तो कराते हैं ना, कार को बिना इंश्योरेंस के नहीं चला सकते। लेकिन ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, आप इसको बिना जीवन बीमा के भी चला लेते हैं। ये बहुत गलत है। इंश्योरेंस तो हर किसी का होना चाहिए, क्योंकि जब एक गाड़ी का नुकसान होता है तो वो तो थोड़ा बहुत लाखों में होता है, और परिवार का जो मेन हेड है, जो कमाने वाला है, अगर उसे कुछ हो जाए तो पीछे परिवार की क्या हालत हो जाती है। इस हिसाब से इंश्योरेंस भी इंसान का होना चाहिए। फिर आजकल तो बहुत कम पैसों में LIC या और कई कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस करने लगी हैं। रोज़ ऐड आती हैं, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना में 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस करवाओ। तो ये लाइफ इंश्योरेंस मेन काम है जो LIC का है, और भी कई कंपनियां जो इंश्योरेंस कर रही हैं। और दूसरा रही म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो प्योर इन्वेस्टमेंट है एक तरह की आपकी। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, जैसे कोई भी फैक्ट्री होती है, उसमें उनके शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, वो तो या ब्याज पर चढ़ाते हैं, कोई डेट में चल लगाना चाहे, या शेयर्स वगैरह मार्केट में लगाते हैं। तो उनके उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन वहाँ रिटर्न भी अच्छी मिल जाती है। बस ये मेन यही अंतर है कि लाइफ इंश्योरेंस LIC लाइफ इंश्योरेंस करती है, और म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है आपके पैसों का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने बताया कि LIC में हमें मेन लाइफ इंश्योरेंस के लिए जाना चाहिए और म्यूचुअल फंड को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेना चाहिए। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, LIC में। तो चलिए पहले थोड़ा सा LIC के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आप बताइए कि LIC में किस किस टाइप के प्लान्स होते हैं, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताएं तो अच्छा होगा। LIC में मैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ। 85 से मैंने ये काम शुरू किया था, और इस बीच में हज़ारों परिवारों के इंश्योरेंस किए हैं, लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोगों के बीच में रहा हूँ। तो उस हिसाब से हर किसी की ज़रूरत होती थी भाई, जितना आराम से जो कर सकता था, 2 लाख 5 लाख का इंश्योरेंस तो आम लोग करवा लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम में तो लोगों की इनकम काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए करोड़ों रुपए के भी इंश्योरेंस होने लगे हैं। तो टर्म जब करोड़ों रुपए के इंश्योरेंस हो रहे हैं तो प्रीमियम तो इतना ज़्यादा नहीं दे पाते बच्चे, क्योंकि उनके खर्चे भी बहुत इसी तरह बढ़ गए हैं। इसलिए उनके लिए बहुत कम प्रीमियम में इंश्योरेंस कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस शुरू कर दिया है, जो बहुत कम पैसों में, मान लीजिए 1000 रुपये महीने में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलने लग गया है। तो एक तो टर्म इंश्योरेंस हो गया, बाकी कुछ एंडोमेंट प्लान, कुछ मनी बैक प्लान होते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी कोई लेता है और सोचता है चलो जीवन लाभ के रूप में उसने 25 साल की पॉलिसी ले ली, तो वो सिर्फ 16 साल ही उसमें पैसा देना होता है, और लगभग 10 लाख के बदले में उसका 7.5 से 8 लाख रुपया उसको इन्वेस्ट करना होता है। 8 लाख रुपया, और 25 साल बाद जब मैच्योरिटी मिलती है तो लगभग 25-26 लाख रुपया मैच्योरिटी पर भी मिल जाता है। इस हिसाब से उसका गया कितना, लगभग 8 लाख रुपया, और मिला कितना, 25 लाख रुपया।
तो इस हिसाब से ये जो 25 लाख रकम मिलती है ये टैक्स फ्री मिलती है, और इंश्योरेंस उसका पहले दिन से ही हो जाता है। कितना? 10 लाख रुपए का। एक्सीडेंट में डबल रिस्क कवर भी हो जाता है 20 लाख रुपए का। और अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है इन 25 सालों में, तो जितने का इंश्योरेंस है सब में एश्योर्ड है वो पैसा मिल जाता है, उसमें उतने सालों का बोनस और ऐड कर देती है LIC। और बोनस भी मोटा मोटा मान के चलो कि 40,000 रुपये साल का लगभग बन जाता है 10 लाख की पॉलिसी पर। तो तो इस मतलब हिसाब से ये हो गया आपका एंडोमेंट प्लान। ऐसे कुछ मनी बैक प्लान होते हैं, कुछ यूलिप प्लान होते हैं, और कुछ पेंशन प्लान होती हैं। कई तरह के प्लान हैं, हर ज़रूरत के हिसाब से LIC के पास प्लान हैं। बहुत अच्छे। आपने एक तो बताया कि हमें टर्म इंश्योरेंस होता है, आजकल की जो यंग जनरेशन है वो टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा कराती है, लगभग 1,000 रुपये महीने में भी 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है ये। और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी करती हैं, LIC भी करती है, बहुत अच्छा। और साथ ही साथ आपने एक जीवन लाभ प्लान बताया जो एक एंडोमेंट प्लान है, जिसमें हमें 16 साल देना है और 25 साल के बाद मिलता है। तो 10 लाख की पॉलिसी की बारे में बात करी तो मैं समझ रहा हूँ कि 10 लाख सम एश्योर्ड की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आपका 8 लाख जाता है और 25 लाख मिल जाता है। हालांकि वीडियो के एंड में, पॉडकास्ट के एंड में हम देखेंगे कि कितना रिटर्न बन रहा है इस प्लान में, तो वेट करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो आपने एक तो एंडोमेंट प्लान हमें बताया, और आपने साथ में हमें टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया, मनी बैक के बारे में बताया। थोड़ा सा ये यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। LIC के आजकल यूलिप प्लान भी काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो प्रीमियम हम पे करते हैं ना, उसमें से कुछ पैसा तो इंश्योरेंस का पार्ट होता है, उसमें खर्च करती है LIC। बाकी जो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम बच जाता है 80% के आसपास, वो अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और शेयर्स में म्यूचुअल इन्वेस्ट। फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट करने से कुछ रिटर्न भी ज़्यादा मिल जाती है। उस हिसाब से पॉलिसी होल्डर को एंडोमेंट प्लान से अच्छी रिटर्न मिल जाती है। इसमें दोनों काम हो जाते हैं, उनका इंश्योरेंस भी हो जाता है, टैक्स फ्री रकम भी मिल जाती है, और इंश्योरेंस भी हो जाता है, और ये पैसा उनका एक तरह का म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट हो जाता है। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है LIC ने कि इसमें यूलिप प्लान लीजिए, टैक्स रिबेट भी लीजिए, रिस्क कवर भी कीजिए, और अच्छे रिटर्न भी प्राप्त कीजिए। ठीक और है। 5 साल बाद जब चाहे अपना पैसा भी इंसान ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। एवरी ईयर भी दे सकता है, वन टाइम भी अलाउड होता है, जैसा कोई पेमेंट देना चाहे। ठीक है, बिल्कुल आपसे ये भी पूछेंगे कि यूलिप प्लान में कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले जो हमें समझ में आ रहा है, यूलिप प्लान्स में कुछ प्रीमियम जाता है रिस्क कवर के चार्जेस में, बाकी इन्वेस्ट होता है अपना शेयर बाजार में या स्टॉक मार्केट में, और जैसे भी रिटर्न्स आते हैं वो हमें इन्वेस्टर्स को मिल जाते हैं, और 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है। बिल्कुल। अब आते हैं पेंशन प्लान पे कि LIC और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में पेंशन प्लान होते हैं वो किसके लिए हैं, क्या रिटर्न आता है उनमें, किस टाइप का, उसमें थोड़ा सा बताएं उस बारे में। पेंशन प्लान जो हैं वो आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो भी पैसा इकट्ठा इंसान के पास होता है ना किसी बहाने वो कहीं पर खर्च हो जाता है। और मेरे जैसे जो बुजुर्ग हैं वो सारा पैसा कभी प्रॉपर्टी में, कोई बिजनेस में, कोई ब्याह शादी में, कहीं भी सारा खर्च हो जाता है। अगर हम इंश्योरेंस कंपनियों में पेंशन प्लान में कुछ पैसा लगा दें तो क्या होता है कि रेगुलर इनकम पूरे जीवन भर मिलती रहती है। जैसे पीछे एक प्रधानमंत्री के नाम से भी वाया वंदना योजना आई थी, जिसमें 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते थे और लगभग 10,000 रुपये महीना भी पेंशन मिल जाती थी। वो 10 साल के लिए आई थी। लेकिन एक जीवन अक्षय पॉलिसी होती है, वो कई बार आ चुकी है, आजकल जीवन अक्षय 7th करके चल रही है। इसमें लगभग 6% के आसपास प्रॉफिट इंटरेस्ट मिल जाता है। बैंकों की FD का भी 6-7% के आसपास ही रहता है इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ अगर 6% है तो ये पूरे जीवन भर की गारंटी भी तो है कि हमेशा इतना मिलता रहेगा, ये कम नहीं होगा। इसलिए इसमें लोग वह काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए तक भी लगाकर अपनी रेगुलर इनकम बनाते रहते हैं। और तो और अपनी और अपने स्पाउस की, अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए भी इंतजाम कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो चाहें तो ये पैसा उनको वापस भी नॉमिनी को मिल जाता है। जीवन भर पेंशन लो और अपना पैसा बाद में वापस मिल जाता है। और कोई अगर इमरजेंसी आ जाए हेल्थ से रिलेटेड, तो वो पैसा पहले भी जीवन से लिया जा सकता है।
मान लो कोई ऑपरेशन कराना है, कोई बात है, ज़रूरी है, डॉक्टर लिख के दे दे कि भाई इसके ज़रूरी है, इसके लिए चाहिए ये पैसा, तो LIC मना नहीं करती, वो पैसा भी उनको लौटा देती है। और पीछे तो 12% तक भी मिलता था। अच्छा। अभी भी ऐसी पॉलिसी है जिस पर 12% मैं भी ले रहा हूँ। अच्छा। मैंने भी अपना जीवन सुरक्षा नाम से जमा किया था, उसमें लगभग 12% प्रॉफिट मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है और जीवन भर मिलता रहेगा। ऐसी पेंशन प्लान होती है, बहुत अच्छी है और इसमें करना चाहिए हर इंसान को अपना इंतजाम। मतलब इसमें जो भी रेट अभी डिसाइड हो जाता है, चाहे 6%, 6.5%, जो भी है, वो जीवन भर के लिए डिसाइड हो जाता जीवन है। भर के लिए जो जैसे है, आपने बताया पहले जीवन सुरक्षा में आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा था और वो अभी भी मिल रहा है। अभी भी मिल रहा है। बहुत अच्छे। तो ये तो हो गई LIC की प्लान्स के बारे में, एंडोमेंट भी डिस्कस कर लिया हमने, मनी बैक के बारे में बात करी, टर्म इंश्योरेंस, यूलिप और पेंशन प्लान भी बात कर ली। अब थोड़ा सा चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। म्यूचुअल फंड में किस तरीके के प्लान्स होते हैं, कम से कम कितना पैसे में कोई चालू कर सकता है और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? आपने ये तो टीवी पर ऐड सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड सही है। ये म्यूचुअल फंड क्यों सही है, किसके लिए सही है? ये सबके लिए सही है। बहुत अच्छी स्कीमें इनके पास हैं, हर तरह की स्कीमें। गरीब से गरीब आदमी भी चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है और आजकल तो आप डायरेक्ट और रेगुलर भी कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये महीना से भी कुछ म्यूचुअल फंड SIP के द्वारा पैसे ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो पैसा हम जमा करते हैं सीधा बैंक द्वारा जाता है, कैश जमा नहीं होता, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, क्योंकि आजकल कई फ्रॉड कर लेते हैं, कैश लिया कल को जमा ही नहीं कराया। कईयों की शिकायत रहती है कि एजेंट पैसे ले गया, उन्होंने आगे जमा नहीं कराए। तो ये सब शिकायत नहीं मिलती, बहुत सेफ्टी होती है और इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे जमा कर सकते हैं। 500 रुपये महीना भी कर सकते हैं, 1000 रुपये महीना भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और उसमें आपको मार्केट में लगाना है, इक्विटी में लगाना है, या ब्याज पर पैसा लगाना है, डेप्ट में लगाना है, या किसी बैलेंस कैटेगरी के फंड में लगाना है, हर तरह की चॉइस मिलती है। और कितने टाइम के भी लगाना है वो भी आपकी मर्जी है, आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप पैसा ले सकते हो। डेट फंड तो इस तरह के भी हैं कि आज आपको चाहिए, आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो कल आप सुबह देखेंगे आपके बैंक में पैसा आ चुका होगा। तो बहुत ही फैसिलिटी है इसमें। लेकिन एक चीज़ और आती है टीवी में कि इसके जो उतार चढ़ाव होती है, जोखिम होती है, उनको भी ध्यान से पढ़ लें तो वो वास्तव में इससे लोग बाग डर जाते हैं, कहते हैं पता नहीं इसमें क्या जोखिम होता है। जोखिम सिर्फ यही होता है कि उसका भाव कम और या ज़्यादा होता रहता है, ठीक बात। लेकिन सबसे बड़ा फायदा उसी जोखिम के कारण ही होता है उसका। वो इसलिए क्योंकि जो भी रेगुलर जमा करता है और जब रेट कम हो जाता है तो हमें यूनिट ज़्यादा मिल जाते हैं। मान लो 100 रुपये का एक यूनिट ले रहे हैं और वही 80 रुपये का मिलने लग जाए तो 20% एक्स्ट्रा यूनिट नहीं आ जाएंगे हमारे पास, तो कल को वही ज़्यादा हमें फ़ायदा देते हैं। तो म्यूचुअल फंड इसीलिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप इसमें छोटी सी छोटी रकम भी जमा कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी रकम भी जमा कर सकते हैं और इसकी रिटर्न भी बहुत अच्छी आ जाती है। लेकिन ध्यान रहे लंबे समय में, अगर आप छोटे पीरियड में सोचेंगे तो कई बार ये नुकसान भी दे देता है। छोटे टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में खासकर इक्विटी में जमा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हम इस चैनल पे म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी रिव्यूज़ भी करते हैं, कंपैरिजन वाले वीडियोस भी करते हैं। तो ऑडियंस को मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इक्विटी फंड्स मतलब आपका पैसा शेयर बाजार में लग रहा है, डेट फंड्स मतलब आपका पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या FD जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में लग रहा है जहाँ पे रिस्क कम होता है। और हाइब्रिड फंड्स वो होते हैं जिसमें शेयर बाजार में भी लग रहा है कुछ पैसा और कुछ पैसा लग रहा है हमारा ब्याज पे यानी डेट में। तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो तो डेट फंड सेलेक्ट कर सकते हो, मीडियम ड्यूरेशन जैसे 3-4 साल 5 साल तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है 5-7 साल या 10 साल तो आप इक्विटी फंड्स में अपना पैसा लगा सकते हो। जितना आप टाइम लंबा दोगे इक्विटी फंड्स में उतना आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट आपने बताया। अभी यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप तो म्यूचुअल फंड भी पिछले 20-25 साल से लोगों के इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो, तो पहले एक धन वर्षा
स्कीम होती थी म्यूचुअल फंड की, उसके बारे में बताओ। तो एक, जहाँ तक मैंने सुना है, एक गारंटेड टाइप की स्कीम थी और अच्छा उसमें प्रॉफिट मिलता था। तो म्यूचुअल फंड में और गारंटेड टाइप का हाँ आज तो बिल्कुल, है मुझे नहीं। याद है अच्छी तरह कि LIC में म्यूचुअल फंड जब शुरू हुआ तो सबसे पहले LIC का ही म्यूचुअल फंड आया था। अच्छा। और उनकी कुछ धन सहयोग, धन वर्षा स्कीमें आई थी। और धन वर्षा में तो गारंटीड उन्होंने, पता है क्या है, 16% इंटरेस्ट। क्या बात। या अगर कोई 10,000 जमा करता है, 6 साल बाद 10,000 का 25,000 रुपये उन्होंने दिया था। अच्छा, मतलब 6 साल में 6 साल 2.5 गुना। में 2.5 गुना पैसा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपना भी इन्वेस्ट किया था और अपने क्लाइंट्स का भी करवाया था। 6 साल में कहाँ, मतलब उन दिनों में 5 साल में डबल पैसा पोस्ट ऑफिस में होता था। अच्छा। किसान विकास पत्र वगैरह। तो यहाँ 6 साल में 2.5 गुना हुआ, और वो भी गारंटेड। तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था धन वर्षा स्कीम, मुझे आज भी याद है। बहुत अच्छा पैसा लोगों का इन्वेस्ट हुआ और बहुत बढ़िया रहा, अपना रिटर्न भी बहुत अच्छी होती थी, मुझे 16%। मुझे भी याद है, जब मैं उस टाइम शायद स्कूल में ही था, छोटा ही था, और हमारे ऑफिस में वो धन वर्षा के स्टिकर्स और बैनर्स लगे होते थे, तभी मैंने ये सवाल आपसे पूछा। क्योंकि ठीक है। ज़्यादातर ऑडियंस को, मुझे नहीं लगता कि ये धन वर्षा प्लान के बारे में, जो पुराना है, अभी नहीं है ऐसा कोई ठीक है। प्लान, लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा कि म्यूचुअल फंड में 2.5 गुना गारंटेड मिलता था 6 साल में, 15-16% का रिटर्न मिलता था, 16%। जो कि बहुत ही अच्छा था। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड के टाइप भी हमने समझ लिए। आपने बता दिया कि कम से कम 100-500 रुपये महीने से भी हो जाता है। तो अगर किसी को रेगुलर इनकम लेनी हो म्यूचुअल फंड से, एक तो आपने तरीका बताया LIC या लाइफ इंश्योरेंस से आप 6-6.5% के आसपास के पेंशन प्लान ले सकते हो। अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा कमाना हो 6-6.5% से, तो क्या कोई तरीका बताइए। अभी मैं तरीका थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा मैं आपको, कि आप जैसे एक यंग जनरेशन का लड़का जो कि CA भी बन चुका था और उसकी बहुत अच्छी इनकम थी, उसके पास लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। तो अपने पापा से पूछता है, पापा मैं क्या करूं? तो पापा उसके कहते हैं, पुराने ख्यालों के थे, बेटा मार्केट में तो देखो रिस्क होता है, आप इसको FD में लगा दो, अच्छा। बैंक की FD में, और सिर्फ 7% तो गारंटेड मिलेगा ना, ठीक है। तेरी 7 लाख रुपए हर साल की इनकम हो जाएगी। तो कहते हैं ठीक है पापा, जैसे आप कहते हैं। तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया बैंक में 7% पर। तो इसका मतलब हुआ कि 7 लाख रुपए पर ईयर की उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी 1 साल ही बीता था, तो 1 साल बाद बैंक ने, उन्होंने 10% तो TDS काट लिया, लगभग 70,000 रुपया। और जब रिटर्न भरने लगे तो 20% कहते हैं जी, गवर्नमेंट भी मांगने लगी टैक्स, क्योंकि आपको 30% टैक्स देना है। तो टोटल तो 7 लाख मिला था, 70,000 टैक्स ले लिया बैंक ने TDS के रूप में, 1,40,000 TDS टैक्स और खुद जमा किया। टोटल टैक्स हो गया 2,10,000। सही बात। इसके ऊपर 4% सेस भी उसको देना पड़ा, 8,400। तो टोटल टैक्स चला गया 2,18,400 रुपये। तो बाकी जो बचा कितना पैसा, लगभग 4,81,600 रुपया, ये उसको मिला। यानी कि 4.81% की रिटर्न मिली उसको। 1 करोड़ लगा। कहता है पापा मेरा लगभग 2,10,000 और 8400, 2,18,000 रुपये चला गया। मोटा मोटा 18,000 रुपये महीना उसको टैक्स के रूप में देना पड़ा, अपनी FD करवाने के चक्कर में। सही बात। तो कहता है पापा मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी FD नहीं कराई, मैंने कोई अपना लोन ले लिया और मैं उसकी किस्तें भर रहा हूँ। उसकी EMI बन गई है 18,000 रुपये महीना, जबकि मैंने अपना पैसा दिया है। लिया मैंने कुछ भी नहीं है, अभी पैसा उनके पास ही है, बैंक के पास ही है, ब्याज भी। लेकिन मुझे 2,18,400 रुपये देना पड़ रहा है हर साल टैक्स के रूप में। तो आपने मेरी ये क्या FD करवा दी, मुझे तो बहुत अच्छी नहीं लगी। मैं तो अपनी FD तोड़वा रहा हूँ, तो क्या और करना मैं चाहिए? अपने हिसाब से करूँगा इसको जो करना है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। तो उन्होंने क्या किया, वो पैसा लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में, जो 5 लाख ऊपर मिला था लगभग, तो 1,05,00,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डाल दिया। और सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड में जितनी भी इनकम हो चाहे,
जब तक आप अपना प्रॉफिट घर में नहीं लाते, गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं मांगती और ना ही म्यूचुअल फंड काटता है। सही बात। आप सोचो, अगर आपको आज 1 लाख रुपए टैक्स देना है और आने वाले 10 साल तक देना ही ना पड़े, तो उस टैक्स की क्या वैल्यू रह जाएगी। सही बात। और 10 साल में तो वैसे भी पैसा म्यूचुअल फंड ने 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक कर दिया है। तो उस हिसाब से उसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा था। अगर 10 साल वो इसी तरह करता रहता एफडी से, तो उसको ज़्यादा वहाँ से 1 करोड़ का 1.5 करोड़ रुपए मिलता। अच्छा। क्योंकि टैक्स देने के बाद। अच्छा। लेकिन म्यूचुअल फंड में 10 साल में कई म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ का 4 करोड़ बना दिया है, 6 करोड़ बना दिया और 5 करोड़ भी बना दिया है। मतलब 10 साल में 4 गुना से 6 गुना तो 6 गुना म्यूचुअल फंड ने तक बनाया कई ही है। म्यूचुअल फंडों ने बिल्कुल बनाया ठीक है। बात है, बिल्कुल तो ठीक। कहाँ 1.5 करोड़ लेना बुद्धिमानी है, या आप 4, 5, 6 करोड़ लेना चाहेंगे। ठीक बात है। इस हिसाब से ये तो हुआ आपके उस 1 करोड़ रुपए की प्रॉफिट की बात। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि कोई रेगुलर इनकम बनाना चाहे म्यूचुअल फंड से तो कैसा ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि बैंकों में एफडी का ब्याज, एमआईएस का इंटरेस्ट 7-8%, सीनियर सिटीजन का वहाँ भी 7-8%। जहाँ से भी हम पैसा लेते हैं, एक तो टैक्स मार जाता है क्योंकि हमें सारा इनकम में जोड़ना पड़ता है। जैसे एसआईपी में तो हम हर महीने जमा करते हैं ना म्यूचुअल फंड से, ऐसे इनका एसडब्ल्यूपी होता है जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हम इकट्ठी रकम जमा करते हैं, जितनी भी कर सकते हैं, चाहे आप 1 लाख कीजिए, 5 लाख कीजिए, 10 लाख जमा कीजिए या 1 करोड़ रुपए जमा कीजिए, वो आपकी मर्जी है जितना कोई करना चाहे। उसको रेगुलर इनकम चाहिए तो चाहे तो वो शुरू से ही ले सकता है, लेकिन मैं ये राय दूंगा कि 1 साल बाद लेना शुरू करें तो बहुत अच्छा रहता है। उसका भी मैं रीज़न आगे चल के आपको बताऊंगा। तो 1 साल बाद मान लीजिए आप इकट्ठे साल के साल लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हर महीने इनकम चाहिए, हर महीने लीजिए। और एक छोटा सा एक उदाहरण मैं बताऊं, 1 करोड़ रुपया जिन्होंने 20 साल पहले जमा किया था म्यूचुअल फंड में, और वो 60,000 रुपये महीना ले रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट बैठता है 7.2%। ठीक और बात है। बैंक से कम नहीं है, ये मंथली इंटरेस्ट है, मंथली के हिसाब से 60,000 रुपये महीना, यानी कि 1 साल में 7,20,000। ठीक बात। और 20 सालों में उसने 1 करोड़ 44 लाख रुपया ले चुका है। ठीक है। और वो जो 1 करोड़ रुपया था, उसने म्यूचुअल फंड से पता करना चाहा कि भाई मुझे वापस चाहिए हो तो मुझे 1 करोड़ वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितना मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा वो 1 करोड़ रुपया खत्म हो गया हो अच्छा। ये 60,000 रुपये महीना लेने पर। दोस्तों, हैरानी की बात ये होगी, वो जो 1 करोड़ रुपया जमा किया था HDFC म्यूचुअल फंड में, वो भी बैलेंस एडवांटेज फंड में 20 साल पहले, आज उसका 15 करोड़ रुपए बन चुका था। 60,000 रुपये महीना लेने के बावजूद सही। वो जो 1 करोड़ रुपए था उसका 15 करोड़ बन गया। और कुछ म्यूचुअल फंड तो और ऐसे भी हैं, ICICI वगैरह जैसे, उनमें 18 करोड़ रुपए तक भी बना है। इसलिए बहुत म्यूचुअल फंड में इनकम है, अपनी रेगुलर इनकम भी बनाइए और अपना पैसा भी बढ़ाइए, बहुत अच्छा रहता है। सही बात है। और मतलब इसमें टैक्स में भी बहुत कम लगता है, ना के बराबर टैक्स होता है, बहुत फायदा रहता है इसमें। टैक्स पर मैं आगे चल के और बताता हूँ अलग से। मतलब जो 1 भी करोड़ लगा के रेगुलर इनकम भी ले ली 60,000 महीना 20 साल में, और पैसा भी 15 गुना बना 15 लिया। करोड़ रुपए बन तो गया ये उनका। बहुत ही अच्छी रिटर्न बनी। इतनी तो मुझे नहीं लगता प्रॉपर्टी में भी बनती होगी। चलो, जैसा आपने बताया कि टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। LIC पॉलिसीज में क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, और म्यूचुअल फंड से भी उसे कंपेयर करते हैं। टैक्स आगे, टैक्स देखो 2 तरह के होते हैं। एक तो हम जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें टैक्स की छूट मिलती है या नहीं, और या फिर जब हम पैसा लेते हैं जो हमें रिटर्न मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, उस पर टैक्स लगता है या नहीं। दोनों चीज़ें ही अलग अलग है। पहले हम आते हैं कि हमें इन्वेस्ट करने पर क्या टैक्स में छूट मिलती है।
तो वो 80C की छूट कहलाती है और 1.5 लाख रुपए तक की अलाउड होती है। ठीक बात है। और वो पुरानी जो रिजीम में भर रहे हैं, जो 7 लाख की छूट पूरी देना चाहते हैं, उनको तो वो भी अलाउड न्यू नहीं है, इनकम टैक्स रिजीम में नहीं उसमें मिलती। अलाउड नहीं है। लेकिन पुराने जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर वाली इनकम में भरते हैं उनको ये छूट मिल जाती है। वो आप LIC प्रीमियम में भी ले सकते हो, म्यूचुअल फंड के ELSS स्कीम होती है उसमें भी डाल सकते हो। LIC की स्कीम जो होती हैं वो 10, 15, 20 साल के लिए जमा करना होता है पैसा, और म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ 3 साल बाद भी अपना पैसा लिया जा सकता है। छूट दोनों में ही मिल जाती है, वही 1.5 लाख रुपए तक अलाउड है। लेकिन हाँ, जो मैच्योरिटी LIC की मिलती है, अगर आपने 10 गुना रिस्क कवर लिया है, टैक्स की छूट भी ली है, तो आपका वो टैक्स फ्री पैसा आता है, मैच्योरिटी चाहे जितनी भी हो। ठीक है। और म्यूचुअल फंड में जो 3 साल बाद पैसा लेंगे, 1.25 लाख रुपया पर ईयर का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर 3 साल बाद आप इकट्ठा ले रहे हैं तो सिर्फ 1.25 लाख रुपए की छूट उस साल में मिलेगी, बाकी का जो होगी छूट वो आपको हर साल लेनी होगी। अगर हर साल प्रॉफिट ले लेते हैं या अपना पैसा स्विच कर लेते हैं तो वो ये बेनिफिट आपको 1.25 लाख रुपये प्रॉफिट का हर साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाती है। जो पिछले साल तक 1 लाख थी, इस साल से 1,25,000 टैक्स फ्री है, उसका भी बेनिफिट उठाया जा सकता है, लोग बाग उठा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब LIC में जो हम डिपॉजिट करते हैं, अगर 10 गुना रिस्क कवर होता है तो हमें सेक्शन 80C में रिबेट मिलती है, अगर हम ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं ITR। अगर न्यू में कर रहे हैं तो ऐसी कोई रिबेट नहीं है। और जो म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करते हैं, अगर ELSS कैटेगरी में तो टैक्स रिबेट मिल जाती है और दूसरी कैटेगरी में नहीं मिलती, लेकिन ELSS में 3 साल का लॉक हमें रहता है। बिल्कुल। और जो प्रॉफिट आता है म्यूचुअल फंड में, अगर मिनिमम 1 साल होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए का टैक्स फ्री है। तो 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट टैक्स फ्री हो गया। और LIC की पॉलिसीज तो पूरी टैक्स फ्री होती ही होती टैक्स हैं, फ्री, हाँ। अगर उनमें 10 गुना रिस्क कवर हमने लिया हुआ है हाँ एनुअल जी, प्रीमियम का। बिल्कुल। ठीक बात है। तो ये तो टैक्स का एंगल हो गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये करता हूँ कि अगर एक न्यू इन्वेस्टर है, एक नया एक कोई यंग एज वाला है, 30-35 साल का इंसान है जिसकी फैमिली भी है, तो उसे कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए? आप अपने एक्सपीरियंस से, 40 साल के एक्सपीरियंस से क्या सलाह देंगे कि आज की डेट को देखते हुए क्या प्लानिंग करे, कैसे वो अपना फाइनेंशियल गोल्स अपने अचीव करे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको ये देखना चाहिए कि लगभग इस हर साल वो कितना कमा रहा है। ठीक बात। जितना वो कमा रहा है, मान लीजिए उसकी इनकम 10 लाख रुपए पर ईयर की है, तो उसे कम से कम अपना इंश्योरेंस 10 गुना तो जरूर लेना चाहिए, 10 लाख पर यानी ईयर। कि 1 करोड़ रुपए ठीक का। बात। और वो 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ही लेगा तो बेहतर रहेगा। राइट। अगर उसने एंडोमेंट प्लान वगैरह ले लिया तो फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और उसको 1,000 रुपये महीने से टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का मिल जाएगा। और कम से कम उसे 60 साल की उम्र तक का तो इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि 60 साल की उम्र तक हमें बच्चों की शादियां वगैरह भी करनी होती हैं, हमारी जिम्मेवारियां होती हैं। और बाकी इन्वेस्टमेंट तो ये है, कम से कम आजकल पूरे इंडिया में लगभग 30% अपना पैसा इंडियन बचा रहे हैं, अच्छा। इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर हमारा इंडिया आ चुका है इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अपनी इनकम का 30% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या 30% इन्वेस्ट करना ठीक है या कुछ कम करना चाहिए, ज़्यादा करना नहीं, चाहिए? ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और चाइना वाले तो लगभग 50% कर रहे हैं इन्वेस्ट, वो फर्स्ट नंबर पर है। हाँ। तो इस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के ही जरिए ज़्यादा अच्छा रहता है करना। और मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा 10,000 रुपये महीना अपनी जीवन में बचत करता है, और 25 साल तक तो हर कोई ज़रूर करता होगा, 25 साल में 30 लाख रुपए जमा होता है। अगर उन्होंने बैंकों में किया, FD में किया, तो वो लगभग 7% के आसपास से रिटर्न मिलेगी। तो लगभग 30 लाख जो जमा होगा उसका 80 लाख के आसपास बनेगा, यानी कि उसको 50 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और उस 50 लाख में हो सकता है उसकी स्लैब के अनुसार 10 लाख रुपए टैक्स में भी चला जाएगा।
तो उसके पास कितना होगा, 70 लाख। उस 70 लाख में वो अपने बुढ़ापे के लिए भी बचा ले, अपने बच्चों की शादियां भी कर ले, अपने मकान भी बना ले, जैसा भी वो करना चाहेगा वो गरीबी में अच्छी तरह गुजारा कर लेगा। लेकिन अगर यही पैसा उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, सिर्फ 10,000 रुपये महीना और 25 साल, वही 30 लाख जाएगा। अगर 15% रिटर्न आ गई तो ये पैसा उसका 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बन जाएगा। और 30%, 30 लाख रुपए गया है और 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बन रहा है 15% पर। और यकीन मानोगे, म्यूचुअल फंड ने तो पिछले इतने पीरियड में 20% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। और अगर 20% मिल गई तो ये पैसा तो 8 करोड़ से भी ऊपर हो जाएगा। अब सोचो, कहाँ 80 लाख रुपया और कहाँ 8 करोड़ रुपया, कितना ज़्यादा फर्क है। इसलिए मैं यही राय दूंगा कि म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम जितना हो सके इसको ज़रूर शुरुआत कीजिए। अगर कोई गरीब आदमी है, ज़्यादा नहीं जमा कर सकता, 100, 200, 500, 1000 रुपये महीना से भी शुरुआत करें तो आने वाले समय में बहुत फ़ायदा रहेगा। ठीक बात है। अभी हमने पीछे एक अपना वीडियो बनाया था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का, जिसका एनालिसिस किया था। उसमें देखा हमने कि सिर्फ 1,000 महीने से 30 साल फंड को कंप्लीट होने वाले हैं 1 जनवरी को, और 30 साल में 1,000 महीने से लगभग 3,60,000 रुपये गया है और 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा बन गया है सिर्फ 1,000 महीने से। और 10,000 किया होता तो 20 करोड़ बनता। बिल्कुल। और रिटर्न बना है 21%। तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड में नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि रिटर्न कितना आएगा क्योंकि गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन 15-20% रिटर्न आने के पूरे चांसेस होते हैं और आ भी रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड तो अच्छा है ही है। और कंक्लूजन मैं यही करूँगा कि आपके हिसाब से LIC से कराना है तो टर्म इंश्योरेंस ले लो, चाहे LIC का करो या लाइफ इंश्योरेंस, जो भी अच्छी कंपनी है। प्लस साथ में हमें SIP और म्यूचुअल फंड करना चाहिए जिससे हमारा पैसा अच्छा ग्रो हो। क्योंकि अगर सिर्फ हम 7% जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें लगाएंगे तो फिर हमारी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगी, शायद हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। तो आपका भी थैंक यू, मुझे मौका मिला इस चैनल पर बात करने का और वास्तव में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस तरह से बात तो घर में तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उसका आनंद कुछ और ही मिलेगा। सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और अगली वीडियो में कुछ ना कुछ और इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे LIC की जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में, जिसमें 16 साल प्रीमियम देते हैं और 25 साल के बाद मैच्योरिटी मिलती है, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें कितना रिटर्न हमें मिल रहा है। तो रिटर्न कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 7% पर एनम का रिटर्न है। जो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू बन रही है उसके हिसाब से 7% का रिटर्न है। हालांकि ये रिटर्न LIC की पॉलिसीज में टैक्स फ्री मिल जाता है और साथ में हमें लाइफ इंश्योरेंस पे आप बेनिफिट भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला पॉडकास्ट मेरे फादर मिस्टर KL नागपाल के साथ, जिनको पिछले 40 साल से इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। आई होप आप इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।